अपन लोग घर पर और अपने परिवारजनों का। आप अपनी रखिए सर अपना। ठीक है, चलिए। रोज कोई ना कोई सुबह सुबह कोई खबर मिल जाती है, कोई किसी की बात पता चल जाती है। बड़ा इस वक्त बहुत पैनिक सिचुएशन है। खैर फिर भी काम तो करना ही है। सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। अभी देखो बेटा, कुछ सुधरी? ठीक है सर। ठीक है सर, अब आ जाओ। सर ठीक है, आप वॉइस का मेंशन। हमारी आवाज अब ज्यादा बेहतर है? यस सर। चलो ये वाला तरीका, मतलब ये बिना हेडफोन के लगाए हुए बातचीत कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगी। चलिए, तो हम लोग कल बात कर रहे थे, कल की क्लास में हम लोग कहां तक पहुंच रहे थे कि वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। आवाज साफ है? सर अब सही है। चलो ठीक है। तो वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 ये हमने कल प्रूव किया था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगी क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें हम क्लियर करेंगे। तो आप हेडिंग रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है? तो बेसिकली सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इट इज एनालॉगस टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है कि लॉ ऑफ इनर्शिया है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को शॉर्टकट में मैं EQM लिख दूंगा। इक्विलिब्रियम समेशन FMC डॉट dr इज इक्वल टू 0। मतलब तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फॉर स्टैटिक्स। कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम में हम ये कहते थे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और वो क्या कहते थे कि F अगर 0 है, नेट फोर्स अगर 0 है, तो बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही तो हम जानते थे। यस सर। एक मिनट जरा फोन उठाना पड़ेगा। ये इट इज के आगे क्या लिखा हुआ है सर? एनालॉगस। ओके। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अब साफ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आवाज में? नो सर। कई लोग पूछ रहे हैं ये MC क्या है? योगी बेटा, आप कल की क्लास में थे? योगी नहीं बताएंगे यार। हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसका कोई आंसर नहीं देना, और अपने आप जो भी पूछोगे उसके हर आंसर को मुझे देना है। मैं प्रतिभा दूं, आप लोग नहीं। खैर, MC मींस नॉन कंस्ट्रेंट टाइप। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, दो तरीके के फोर्सेस को दिखाया था। एक वो फोर्स जो जिनका कंस्ट्रेंट से कोई लेना देना नहीं, जैसे वेट, और एक फोर्स जिनकी वजह से कंस्ट्रेंट फॉलो हो रही है। तो जिनकी वजह से कंस्ट्रेंट फॉलो हो रही है वो तो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट थे, और उन फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट के बारे में हमने कल बताया था कि वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। बट इफ नॉन कंस्ट्रेंट, बचे कौन? अब नॉन कंस्ट्रेंट। अगर नॉन कंस्ट्रेंट फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क डन अगर वो भी 0 है, तब बॉडी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम में। तब सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता था? एट इक्विलिब्रियम समेशन F इज इक्वल टू 0। यही तो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या था? एट इक्विलिब्रियम समेशन F इज इक्वल टू 0। इसी का एक तरीके से वर्चुअल वर्क वाला जो एनालॉगस एक्सप्रेशन है वो ये रहा, FMC डॉट dr इज इक्वल टू 0। और यू कैन राइट इट एज समेशन F, डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि
एफ में तो कंस्टेंट वाले फोर्सेस भी है, नॉन कंस्टेंट वाले फोर्सेस भी है। कंस्टेंट वाले फोर्सेस की वजह से वर्क डन तो जीरो था ही, नॉन कंस्टेंट की वजह से भी जीरो है, तो ओवरऑल नेट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस सर। तो अगर ऐसा है, बेसिकली हम ये वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट लाए क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ गई वर्चुअल वर्क की? तो मैंने कल आपको बताया था वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की इसलिए जरूरत पड़ी जिससे कि कंस्टेंट की इक्वेशंस या कंस्टेंट के तरीके बदले ना, मतलब प्रॉब्लम बदले नहीं, इसलिए हमने वर्चुअली सिस्टम को डिस्प्लेस करने में ज्यादा चतुराई है, ज्यादा विजडम है हमारी। लेकिन अगर हम उसे वेक्टोरियल नेचर अगर हम खत्म करना चाहें फोर्स का, तो यही काम अगर वर्क फोर्स की बजाय आप वर्क से करेंगे तो अपेक्षाकृत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी। So you can say that, we can say that to remove the vectorial nature of force and to discuss the problem, to describe the problem scalarly, we have to choose virtual work, concept of virtual work, because virtual work is scalar quantity and it is related to kinetic energy or potential energy depending on the situation. आपने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में तो वर्चुअल वर्क के बारे में आपको बताएं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको समझने की जरूरत है। वर्चुअल वर्क का कांसेप्ट क्या है? टू रिमूव द वेक्टोरियल नेचर ऑफ फोर्स। तो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, आइदर यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और यू कैन डू इट बाय विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। सर इसके साइड में ये जो पोस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा है सर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब स्टैटिक्स ही हुआ ना, मतलब जैसे आप लोग स्टैटिक्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ते हो ना, स्टैटिक मतलब स्थिति की, मतलब किसी कोई चीज रुकी क्यों है ये बताने के लिए, जीरो फोर्स के बारे में बताने के लिए। तो उसी की तरीके से स्टैटिक्स को समझाने के लिए जो वर्चुअल वर्क के हिसाब से जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो वो क्या कहता है, इफ फोर्स ऑफ कंस्टेंट, जो नॉन कंस्टेंट फोर्सेस है उनके द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क अगर जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, ये वेक्टोरियल नेचर जो बोले आप रिमूव करने, तो वो कैसे करेंगे? मैं अरे मतलब रिमूव करना मतलब क्या है, एक नोट बताओ, लिख देता हूँ। आप जानते हो ना फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। और वेक्टर्स के साथ काम करना क्या होता है? ज्यादा दिक्कत भरा, क्योंकि वेक्टर्स को जोड़ना मुश्किल है, घटाना मुश्किल है। हाँ सर। लेकिन अगर इसकी करस्पॉन्डिंग आप वर्चुअल वर्क की बात करें तो नाउ दिस क्वांटिटी बिकम्स स्केलर, और सिमिलर प्रोसेस यू कैन डू फॉर दिस वर्चुअल वर्क। तो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स वी आर यूजिंग दिस फोर्स, but however in classical mechanics we are using this और लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। नहीं समझ में आया अभी बात? आ गया सर। तो इससे हमारा ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यही तो तरीका था, फोर्स अगर वेक्टर है तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क तो स्केलर है, स्केलर को जोड़ना भी आसान है, घटाना भी आसान है। क्लियर? यस सर। अब एक और कंसेप्ट आता है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, आप लोग नोट कर लें जो भी नोट करना है। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। तो स्टैटिक्स को समझाने के लिए तो आपको बता दिया कि आप स्टैटिक्स को कैसे समझा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से, न्यूटन फर्स्ट लॉ की एनालॉगस या स्केलर फॉर्म। Similarly, if you want to discuss the dynamics of the particle, then you in Newtonian mechanics you have used this Newton's second law, है ना? So similarly, it is analogous to Newton's second law. तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से इसको बनाया गया। न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों को पता है क्या होता है? F is equal to P dot, F is equal to dP upon dt, d by dt को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इट इज एनालॉगस टू न्यूटन सेकंड लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आप कैसे लिखोगे? किसी को याद है डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है? अक्सर लोगों को याद नहीं रहता क्योंकि आप डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल को बहुत भारी चीज समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज होगी कुछ। तो मैं आपको देखो कितनी आसानी से लिख के दिखाता हूँ। F इज इक्वल टू कितना था? P डॉट, दोनों तरफ क्या कर लो, डेल्टा आर लगा लो, डॉट डेल्टा, दोनों तरफ लगा लो समेशन, तो
दोनों तरफ लगा लो समेशन, और बस हो गया। समझ गए? एक मिनट बेटा रुकना जरा, एक मिनट। ओके, और यू कैन राइट इट एज, अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके में कैसे लिख सकते हैं इसको, ये उठा के इधर ले आए, एफ माइनस पी डॉट, एफ माइनस पी डॉट डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0। एफ माइनस पी डॉट डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0। आपने ये फॉर्म देखी भी होगी, और जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये वाली फॉर्म देख के आपको लग रहा होगा हाँ यही है, लेकिन ये एक्चुअल में कुछ है नहीं। ये एफ इज इक्वल टू पी डॉट ही लिखा हुआ है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। बस ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वो स्केलर फॉर्म है, वर्क की टर्म में फॉर्म है। ठीक है, तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली डायनामिक्स को समझाने के लिए बनाया गया है। अगर पार्टिकल की और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की डायनामिक्स के लिए, फॉर डायनामिक्स, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा था फॉर स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स को समझाने के लिए जो बनाया गया नियम है वो वर्क प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, और जो डायनामिक्स को समझाने के लिए बनाया गया नियम है वो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल है। समझ में आ गई बात? कभी भूलेंगे नहीं आप लोग अब, क्योंकि जो एफ इजिकल टू डीपी बाई डीटी नहीं भूलेगा वो इस फॉर्म को भी नहीं भूल पाएगा। Yes, sir. और अगर आपको ये एफ इजिकल टू डीपी बाई डीटी भूल गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो भूल जाओ, सब कुछ ही भूल जाओ तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई डाउट, क्रॉस क्वेश्चन? वरना हम आगे बढ़ेंगे, चले आगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इस पूरे चैप्टर की कह सकते हो बोन है, बैकबोन है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। और लैग्रेंजे आइलर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लैग्रेंजे आइलर इक्वेशन के नाम देंगे। उसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे वो देखें। तो इट इज एनालॉगस टू, बेसिकली वही है कि एफ इजिकल टू एम ए लिखना। कैसे एफ इजिकल टू एम ए यहां पर लिखा जाएगा, वही लैग्रेंजे आइलर इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ, आइदर यू कैन डू इट बाय विद द हेल्प ऑफ डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल और वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो जब वेरिएशनल प्रिंसिपल से करेंगे तो बात की बात है, पहले डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से करके देखते हैं। इफ ए सिस्टम हैज n degree of freedom and generalized coordinates are q1, q2 and so on so forth, qn, पहले qi बीच में डाल दे रहे हैं, qi and so on so forth, qn, then Lagrange Euler equation is d over dt of del L over del qi dot minus del L over del qi is equal to 0. Where I is running from 1, 2, 3 and so on and so forth up to degree of freedom. Means if you have degree of freedom n, then there are n differential equation in the form of d over dt del L over del q dot minus del L over del qi dot, qi is equal to 0. समझ रहे हैं आप? ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कम है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी कम होंगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ज्यादा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि इट डिपेंड्स कि कितनी इक्वेशन होंगी आई पर। आई किस पे है? 1 to डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि प्रूफ कराना थोड़ा सा जरूरी है, जिससे आपको दिमाग में से ये हटे निकले कि ऐसी कोई खास बात नहीं है इस प्रूफ में। बहुत लंबा प्रूफ है, आपको पता
ये होगा, आपने 12th एमएससी के दौरान ये रटा होगा, और जहां तक हर किसी के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ होगा एग्जाम में। यस सर। तो स्टेप्स कौन कौन सी फॉलो होंगी वो मैं दिखा रहा हूँ, और बहुत छोटे से छोटे में प्रूफ इसका करके दिखा रहा हूँ। तो लेट अस कंसीडर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2 एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर Q1 एंड Q2। ऐसा इसलिए करा है जिससे कि आप समझ पाए, क्योंकि अगर मैं n नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ले लूंगा, n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लूंगा, तो हो सकता है आप थोड़ा पजल हो जाए। तो मैंने एक इन जनरल न मान के एक पर्टिकुलर केस ले लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए 2 है, क्योंकि भाई 3 होगी तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही 3 स्टेप्स लिखी जाएंगी, 4 होंगे तो 4 स्टेप्स लिखी जाएंगी, n होंगी तो n स्टेप्स लिखी जाएंगी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके का सिस्टम है, 2 डिग्री ऑफ, मान लीजिए ये एक्स वाई जेड जो है वो इसके सिंपल कोऑर्डिनेट्स है, और पार्टिकल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या सिस्टम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने रहे होंगे जिस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई होगी, एक रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए इस पे एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू mx डबल डॉट प्लस my डबल डॉट j कैप प्लस mz डबल डॉट k कैप, इस तरीके का कोई फोर्स लग रहा होगा। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, जिस पर F फोर्स लग रहा है, ये इस तरीके की बात। तो x y z जो होंगे वो कहीं ना कहीं Q1 Q2 के फंक्शन ही होंगे। x शुड बी फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। अब आप सोचोगे ये कैसे, भाई आप एक बात सोचो, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लो या थीटा कोऑर्डिनेट लो, भाई सॉल्व तो इसमें करो या इसमें करो, बात एक ही है, बस किसी में इजी पड़ता है, किसी में नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बेटा नीरज, ये फार्मूला तो मैंने पढ़ाया नहीं नीरज। सर आपने ये कहा था ना कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, हाँ, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हम लगाएंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। नहीं, जितने ज्यादा कांस्टेंट लगाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होगी। ओके सर, यही तो बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल कोऑर्डिनेट में से नंबर ऑफ कांस्टेंट घटाते जाओ, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती जाएगी। ओके ओके सर, ओके। सिंपल कोऑर्डिनेट 3 है, एक कांस्टेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हुई। सर इसमें ये कंस्ट्रेंट्स इसमें गिवन है या हमने खुद निकालने हैं? क्या सर जो आपने इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कंसीडर करे कि भी 2 हैं, हाँ, तो सर इसमें हमने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू 1 लिखा है। सर हमें ये कैसे निकालना है? ये निकाला गिवन नहीं, है, माना है बेटा, अच्छा माना है ये। लिखा तो लेट अस कंसीडर। ओके सर, इन जनरल आपको देखना हो तो आप लोग के पास बहुत सारी बुक होंगी, इन जनरल तो आप देख ही लोगे। एक बार ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए समझ में आ जाए तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा, ये इस वजह से मैंने माना है। ओके सर, अब मैं जनरल वाला सॉल्यूशन लिख दूंगा तो आप लोगों को स्टेप्स बढ़ जाएंगी, आपको कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा प्रूफ। मैं ये बता रहा था कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर करूं या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? x शुड बी फंक्शन ऑफ r एंड थीटा एंड r शुड बी फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ये इनके फंक्शन होंगे और ये इनके फंक्शन होंगे, तभी तो ये एक जैसे। और आपको पता भी होगा x इज इक्वल टू r cos थीटा होता था, r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता था। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, मतलब Q1 Q2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक, अगर Q1 Q2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो Q1 Q2 शुड बी फंक्शन ऑफ x y z, और कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, x शुड बी फंक्शन ऑफ Q1 Q2। तो यहां से अगर आप चाहें तो डेल्टा x वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, जरूरत पड़ेगी इसलिए तैयारी कर ले रहे हैं, जरूरत की चीज है। आप कैसे लिखोगे, डेल x ओवर डेल Q1 डेल्टा Q1 प्लस डेल x ओवर डेल Q2 डेल्टा Q2, ऐसे तो लिखूंगा। सिमिलरली आप y के लिए भी लिख सकते हो, सिमिलरली आप z के लिए भी लिख सकते हो। देखेंगे क्या जरूरत पड़ेगी, अभी तो हमने लिख लिया है, जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है वो बाद में देखेंगे। पहले आप लोग ऐसे लिख लें फटाफट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, सर थोड़ा पीछे करना पड़ता है। एक मिनट बेटा, अकॉर्डिंग टू डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचेंगे, वही करना है हमें। तो उसी में हमारी इन एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी, अभी देख लेते हैं वो वाली चीज भी। तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एफ डॉट डेल्टा आर, समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि केवल एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सॉरी एक ही पार्टिकल है। एफ डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू पी डॉट डेल्टा आर, सही लिखा मैंने डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। अब एफ डॉट डेल्टा आर लिखना है, तो इसको तरीका ये है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ बाई डेल्टा वाई एफ जेड डेल्टा जेड। बेटा बोले शीतल। बाय मिस्टेक हो गया सर। ओके हाँ इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एम एक्स डबल डॉट डेल्टा एक्स एम वाई डबल डॉट डेल्टा वाई एम जेड डबल डॉट डेल्टा जेड। सही लिखा है नहीं मैंने? एक बार सोच कर देखें, यही लिखा जाएगा। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, वो क्या लिखने की जरूरत है, आप समझ ही रहोगे। लिख दूं यहाँ पे, ये लिख देता हूँ, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, इस तरीके से इसके तीन कंपोनेंट। ऐसी आर इसकी पोजीशन, इसके भी तीन कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, है ना। तो डेल्टा आर कितना होगा, डी एक्स आई कैप डी बाई जे कैप डी जेड के कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो यही तो आएगा। सोचने में किसी को दिक्कत लगती है तो मुझे बता दो। सर पिछला स्लाइड कर चुका। इनका डॉट प्रोडक्ट यही तो आएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ, यहां जरूरत पड़ रही डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, इनकी वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा आप जरा बताओगे। ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है, ये आपको सामने दिख रहा है डेल्टा एक्स यहां पे, and collecting the coefficient of delta q1 and delta q। अब बताओ, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें सोचो डेल्टा x की वैल्यू डाल दिया, q1 डेल्टा q1 का कंपोनेंट कितना आएगा। देखो मैं लिखता हूं एफ एक्स डेल एक्स ओवर डेल q1 प्लस एफ वाई में भी आएगा q1 वाला, डेल वाई ओवर डेल q1 प्लस एफ जेड डेल जेड ओवर डेल q1, है ना। ये कोफिशिएंट q1 के कंपोनेंट डेल्टा q1 के कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू, यहां तो आएंगे ये तीन टर्म, और इधर से कितने टर्म आएंगे, एम एक्स डबल डॉट, तीन यहां से भी आएंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा q1 एम वाई डबल डॉट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा q2, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा q1 प्लस एम जेड डबल डॉट डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा q1। एम आई करेक्ट और नॉट? ये डेल्टा q1 के कोफिशिएंट यही तो आएंगे, देख लो बेटा। आप लोग चाहो तो और पेन चला के लगा लो वैल्यू, उसके बाद कलेक्ट कर लो, आपको मिलेगा यही। ऐसे q2 के लिए क्या आएंगे, डेल्टा q2 के लिए, डेल्टा q2 के लिए कोई बताएगा कोफिशिएंट के कंपोनेंट क्या कौन से आएंगे डेल्टा q2 के? fx into delta x by delta q2। केवल 1 की जगह 2 आ जाएगा, q1 की जगह q2 रहेगा, केवल 1 की जगह 2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। 1 की जगह 2 आ जाएगा, बस बाकी जगह सेम रहेगा। गलत कह रहा हूं? नहीं सर। नहीं तो फिर ऐसा करते हैं ना, शॉर्टकट लिख देते हैं थोड़ा सा, एक यस। तो शॉर्टकट में कैसे लिखूं बताओ, आई आई लिख दूं यस सर। और आई इज इक्वल टू क्या लिख दूं, 1 and 2। तो ये दोनों के लिए हो गई। अब ठीक है, here आई इज इक्वल टू 1 and 2, चलेगा। समेशन की बेटा जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिंगल पार्टिकल लेके चलाओ। अगर समेशन की आप कई सारे पार्टिकल होंगे, यहाँ भी समेशन आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, सब जगह लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इतने को तो बोल दिया जाता है जनरलाइज फोर्स, इतने को, ये है जनरलाइज फोर्स। और जो परेशान करने वाली टर्म है वो है ये, क्यों परेशान करेगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वाली मौजूद है, मतलब सब में ही है, हम एक को दर्शा रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन मौजूद है। और एक्सेलरेशन जब तक वेलोसिटी में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वेलोसिटी नहीं बनेगी, तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी में हम लिख नहीं पाएंगे एक्सप्रेशन को।
तो हमारा जो अगला टास्क है वो है इस एक्सेलरेशन को खत्म करना, या फिर इसके रिप्लेसमेंट में कुछ ऐसा लिखना जिसमें वेलोसिटी आए एक्सेलरेशन ना आए। तो देखो इसको तो बोल दिया जनरलाइज फोर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बिगमा क्यू आई, ब्रैकेट में लिख देंगे। और इसको हमने लिख दिया क्या, एम डी ओवर डी टी ऑफ एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई माइनस एम एक्स डॉट डी ओवर डी टी ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई। ये लाल वाले की जगह पे लिख दिया है मैंने, इसी को लाल कर दिया इससे कि ये पता चले आपको कि ये इसी की जगह पे लिखा गया है। देखो क्या सही लिखा है मैंने। सर एक बार बता दो। देखो इसको खोलो तभी समझ में आ जाएगा। एक्स डॉट को छोड़ो, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई का करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको छोड़ो, डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई को छोड़ो, एक्स का करोगे तो एक्स डबल डॉट आ जाएगा, वो ये रहा। नहीं समझ में आया? सर क्यू आई के बराबर तो सारा होगा ना सर, एक्स वाई जेड तीनों का ना हो सर। हाँ तो वो मैं अगली लिखूंगा ना, फॉर एक्स अगली टर्म और फॉर वाई अगली टर्म। नहीं समझ में आया? शॉर्टकट पे चल रहा हूं मैं। सर फॉर वाई यानी फॉर जेड आएगा ना, वो सॉरी फॉर वाई फॉर जेड, सही है ना? इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे एंड सो ऑन कर दें? सो ऑन कर देते सर। चलो अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखना जरा, क्यू आई इज इक्वल टू एम डी ओवर डी टी ऑफ एक्स डॉट डेल एक्स डॉट ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस एम एक्स डॉट डेल एक्स डॉट अपॉन डेल क्यू आई एंड सो ऑन। फिर से एक बार देख लो, यहां मैंने क्या किया, दोनों ऊपर नीचे डॉट लगा दिया है और यहां डी ओवर डी टी को अंदर ले गया। तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैंने क्या ऑपरेशन किए हैं। डेल एक्स अपॉन डेल क्यू आई को डेल एक्स डॉट अपॉन डेल क्यू आई डॉट लगा दिया है, इसको हम लोग डॉट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। एंड डी ओवर डी टी जो बाहर था पार्शियल डेरिवेटिव के, उसको अंदर ले गया हूं, तो यहां डॉट लग गया लेकिन यहां पे वही रह गया। बात समझ में आया? कुछ नहीं, ठीक है। आगे वाली टर्म्स नहीं लिखेंगे। ये मैंने क्या किया, डॉट ऊपर नीचे लगा दिया और पार्शियल डेरिवेटिव को अंदर कर दिया। देख लो एक बार। सर जो इसके आगे टर्म्स है एम वाई डबल डॉट वाली, सर ये तो नहीं लिखनी? क्या चीज? सर जो इसके आगे टर्म है सेकंड एंड थर्ड टर्म है जो एम वाई डबल डॉट कर्ल वाई बाय कर्ल क्यू आई वाली, ये हाँ। सर ये तो नहीं मेंशन करनी? मत आप मत करो, ये लिख तो दिया एंड सो ऑन सो। ओके सर। यही तो लिख रहा हूं मैं कि एंड सो ऑन सो, और यहां पे आएंगी टर्म की भी, यही तो है। ओके सर। ये एंड सो ऑन सो फॉर फाइव वाई एंड जेड, ये आएंगी टर्म। आप बाकी को कौन सा आपको एग्जाम में लिख रहे हो? एग्जाम में ये होता है कि भाई चीजें एक एक चीज लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा पढ़ने भरने में मजा आता है। अब आप मुझे बताओ इसके फायदे हुए कि नहीं हुए? यहाँ आप देखो सब वेलोसिटी बन गई है, या तो वेलोसिटी दिख रही होगी या पोजीशन दिख रही होगी, दिख रही है नहीं? क्या मैं, देखो अगली स्टेप में क्या मैं ये लिख सकता हूँ? नहीं, क्यू आई इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ डेवर ओवर क्यू आई डॉट हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। देखना जरा यस सर। ये वाली टर्म को भाई इसका करूंगा अगर तो एम एक्स डॉट आएगा, और एक्स डॉट का करूंगा तो एक्स डॉट अपॉन क्यू आई डॉट आएगा। सही कर रहा हूं नहीं? अब ये बताओ जो वाई वाली टर्म आएगी उसमें क्या आएगा? अब एक साथ कर दे रहा हूं सबको, यही तो आएगी अब सबकी पहली पहली टर्म, इसकी पहली, वाई वाले की पहली और जेड वाले की पहली। नहीं समझे? इसकी पहली, वाई वाले की पहली और जेड वाले की पहली, और अगली वाली इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल ओवर डेल क्यू आई हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर। देखना जरा सही लिखा हुआ है नहीं? ये सेकंड टर्म्स हैं जितनी भी है, और यू कैन सेफली राइट एज
QI is equal to D over dt of del T, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करूं तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है माइनस del T अपॉन del QI। सर इसमें जो हाफ लिखा है हमने, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया है? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। नहीं सर, क्योंकि x डॉट एंड x डॉट तो x डॉट स्क्वायर हो जाएगा। मास कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। कर सकते नहीं है ही ऑलरेडी। यस सर, तो वो हाफ कैसे आया सर? अरे तो x डॉट स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन तो कट नहीं जाएगा हाफ से। ओके सर, ओके। 2x डॉट आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हम्म। अरे सीधी बात है, उल्टा करके देखो, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस सर, मिला है। आ गया सर समझ। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लैग्रांजे इक्वेशन, है ना। लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एनी डाउट? इसको थोड़ा और समय अच्छे से लिख लेते हैं। d ओवर dt मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा सभी लोगों के। तो बहुत सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश की मैंने, लेकिन अब कितना सक्सेसफुल हुआ ये तो आप ही लोग को पता होगा। यहाँ पे कुछ चीजों मैंने प्रूफ क्यों करवाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। QI से ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें एक्चुअल में करवाने का क्या फायदा हुआ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बेसिकली मैं कुछ ऑपरेशंस लिख रहा हूँ कि ये देखिए आप, ये डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल था ना, ये डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल था, दिख रहा है आप लोगों को मेरा हाथ? Yes. ये डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल था और इसमें मैंने क्या किया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस किया अगली स्टेप। यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे मैंने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट डाला और बाद में जनरलाइज कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस किया जो वैल्यू पुट करके, और फिर हमने डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 के कोएफिशिएंट जब कलेक्ट किए तो अपने पास ये आया है। क्या आपको दिख रहा है इसमें कहीं पे डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 है कहीं लिखा हुआ, या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कोई कांसेप्ट इसके अंदर आ रहा हो? इस इक्वेशन में कहीं डेल्टा दिख रहा है? इस इक्वेशन में कहीं डेल्टा दिख रहा है? No क्या sir. इस इक्वेशन में कहीं डेल्टा दिख रहा है? No sir. इसमें कहीं डेल्टा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हुआ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट लाने से क्या फायदा हुआ कि एक तो सिंपल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स को खत्म करके आप वर्चुअल वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस कर पाए। दूसरा, इसमें कुछ सिस्टम पे इफेक्ट भी नहीं डाला। तो इट इज लाइक कैटलिस्ट। ये क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह कर रहा है कि भाई इंट्रोड्यूस हो रहा है और बाद में अपने आप अलग भी हो जा रहा है। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये ट्रिक है क्या, स्केलर बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करने का, वेक्टर बिहेवियर को रिमूव करने का, ठीक है। तो अगर आप सोचें कि भाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्यों लिखा था, तो उसका कोई इफेक्ट भी यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, केवल वो प्रोसेस के तहत इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने में हेल्पफुल, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं कुछ बातें और कर दूं, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, अगर कंजर्वेटिव सिस्टम एक स्पेशल क्लास ले लूं तो आपको पता होगा कंजर्वेटिव सिस्टम कौन से होते हैं जिनका फोर्स किस तरीके से लिखा जाए, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ बी के फॉर्म में, माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ बी, बिल्कुल सही लिखा है। हियर बी शुड बी फंक्शन ऑफ, तुम बता सकते हैं बी किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई जेड। नहीं, अब तो Q1 Q2 है ना, Q1 Q2. QI का, नॉट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट अगर फोर्स आ गए या वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल आ गए तो सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं रहेगा। ठीक बोल रहा हूं? तो अगर मैं यहां लगा दूं इस इक्वेशन में, आप लोग अपना पेन भी चलाते रहे और जरा आप लोग मुझे बताना क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। ये मैंने ऐसे लिख दिया तो कुछ गलत तो नहीं होगा, देखना। अब ठीक है। Yes sir. भाई सिमेट्री लाने के लिए टी माइनस बी ले आया।
और इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं क्या, एल। तो मैं इसको अब शॉर्टकट में लिख देता हूं डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू आई इज इक्वल टू 0। This equation, this type of special equation is called Lagrange-Euler equation. This equation of motion is called as Lagrange-Euler equation. क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? Here, L is equal to T minus V, where V is function of Qi, is called as Lagrangian. Is called as Lagrangian. इसको हम लोग Lagrangian कह देते हैं, इसको हम लोग Lagrange-Euler इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है मेरी बात यहां तक? अगर मान लीजिए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है, अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है तो V शुड बी फंक्शन ऑफ Q एंड Q डॉट बोथ। V शुड बी फंक्शन ऑफ QI एंड QI डॉट बोथ, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, जब आप चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे तो वहां पर पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट आता था, ए डॉट आर वाला टर्म आता था, ए डॉट बी वाला। तो वो हम जब करवाएंगे तब आपको पता भी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव या डिसिपेटिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव। डिसिपेटिव क्या कहोगे? कंजर्वेटिव सर। डिसिपेटिव बेटा। कंजर्वेटिव अगर होता तो कर्ल E इज इक्वल टू 0 नहीं होता, 0 होता। कर्ल E इज इक्वल टू क्या आता है, कर्ल E इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस डेल V ओवर डेल T, है ना। और अगर कंजर्वेटिव फील्ड होता तो फिर रेडिएशन वाला कैसे बताते आप, रेडिएशन कैसे मिलता है हमें भाई, कहीं ना कहीं डिसिपेशन होता है तभी तो रेडिएशन मिलता है। तो कंजर्वेटिव नहीं डिसिपेटिव होता है सिस्टम। फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम V हमारा कैसे लिखा जाता है, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ B, सॉरी F, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ B, बट अनदर टर्म which is d over dt of del B over del QI डॉट, ये भी टर्म आएगी और ये मैं आपको समझाऊंगा अभी क्यों, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर ये इसको कंजर्वेटिव पार्ट है इसका बेसिकली, और ये इस वजह से डिसिपेटिव है ये फील्ड। तो ये कंजर्वेटिव पार्ट है और ये डिसिपेटिव टर्म है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, ये वाली वैल्यू लगा दूं वहां पे, d ओवर dt del t ओवर del q डॉट माइनस del t ओवर del qi इज इक्वल टू माइनस del v ओवर del qi प्लस d ओवर dt del v ओवर del qi डॉट। मैंने qi की वैल्यू लगा दी है, बेटा एक मिनट रुकना आप लोग, एक जरूरी काम आ गया, एक मिनट की बस बंद करूंगा आवाज। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर रीअरेंज करेंगे हम
रीअरेंज करने पर भी हमें इक्वेशन वही मिलेगी, डी ओवर डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू आई इज इक्वल टू जीरो, बट with L is equal to T minus V, which is function of Qi and Qi dot. So you can't say this is potential energy. You can't say this is potential. This is velocity dependent potential. जो potential वाला term बना है वो किससे बना है? जो velocity dependent नहीं होते, जो gradient of V से लिखे जा सके. तो इसको अक्सर बुक्स में आप लोग देखेंगे U से रिप्रेजेंट करा होगा या कुछ और सिंबल से. तो ये लैग्रेंज आइलर इक्वेशन नहीं है, उस स्पेशल टाइप जो कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है, उसको हम लोग लैग्रेंज आइलर इक्वेशन कहते हैं. ये डिसिपेटिव सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, अनदर फॉर्म. ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक बात पूछा जाता है नेल्सन फॉर्म. या आपको गोल्ड स्टीन में भी देख सकते हैं लैग्रेंज आइलर इक्वेशन. लैग्रेंज आइलर इक्वेशन की नेल्सन फॉर्म क्या है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग याद कर लें, जरूरत नहीं है इसके प्रूफ करने की. आप चाहें तो इस इक्वेशन को भी लगा सकते हैं और वही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे जो लैग्रेंज आइलर इक्वेशन में मिलेगी. तो डेल टी डॉट ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस 2 times del t over del qi dot qi is equal to qi. ठीक है सर यहाँ पे टी काइनेटिक एनर्जी का. यस यस यस, t is kinetic energy, v is potential energy, u is velocity dependent potential. क्लियर? यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं. जो लोग नोट कर रहे होंगे उन लोगों को कॉपी में जब लिखा जा रहा होगा तो और अच्छा समझ में आ रहा होगा, और जो लोग सिर्फ देख रहे होंगे वो बोर भी हो रहे होंगे, बोर भी हो जाते होंगे. तो इसलिए अपने आप को बोर ना होने के लिए, कोई भी बोर हो जाएगा अगर आप केवल दिखाते रहो. इवन बच्चे कार्टून देख देख कर बोर हो गए, हम तो फिर भी पढ़ाई रहे. तो नेल्सन फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर यू कैन यूज आइदर वे. You can use this equation of motion, Lagrange Euler equation, or in another form, Nelson form of Lagrange Euler equation. क्या सभी लोगों ने लिख लिया? यस सर. Yes, sir. सर हाँ बेटा. सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है तो उसमें माइनस कर ली v बाय कर ली qi के साइड में जो प्लस साइन लिया है मेरे को प्लस साइन समझ नहीं आया. पर कहाँ पे प्लस लिया? ऊपर ऊपर सर dy dt के सामने. नहीं सर इससे नेक्स्ट वाला. हाँ जी सर यही ना? हाँ जी ये वाला, ये इस तरीके से लिखा जाता है बेटा. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहने का मतलब क्या है. ये देखो क्वेश्चन आपके सामने है. A particle is moving under the action of a generalized potential. ये आपका वो लैग्रेंजियन वाला असाइनमेंट है, ठीक है, लेवल 2 का. दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग कहोगे कि कौन सा नंबर है, कौन सा पेज है. पेज नंबर 57 पे ऐसा. 57 पे वो. हाँ ठीक है, हम पेज नंबर आप बताएंगे नहीं क्योंकि वो हमारे लिए फीजिबल नहीं है. मैं आपको दिखा देता हूँ असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब हमारा फोकस इन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगा. ये देखिए, जैसे इसका नाम है क्या, असाइनमेंट नंबर 3 लैग्रेंजियन डायनामिक्स. ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं जो सामने आपके लिखा हुआ है, 3rd नंबर. क्लियर है? अब जैसे ये देखिए आप, जनरलाइज पोटेंशियल व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ जनरलाइज फोर्स, ये आपको निकालना है. तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया qi इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल qi माइनस qi भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्होंने दिया है, प्लस d ओवर dt ऑफ डेल v ओवर डेल q डॉट. यही तो फार्मूला होता है. तो आप यहां लगा दें इसको और सॉल्व करके बताएं कौन सा आंसर सही है. सर थोड़ी स्लाइड पीछे करना, मेरा कनेक्शन कट हो गया था सर. देख लो.
किसी में? सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। नहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन? ऑप्शन ए आ रहा है। ए आ रहा है सर। सी आ रहा है सर। सी आ रहा है सर। कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का ये आ रहा है। पहले आप लोग डिसाइड कर लो। सी है सर। सी है। चलो ऑप्शन ए है उसका। ऑप्शन ये आ रहा है। सी सर। बेटा आप जिनका ये आ रहा है ना वो तो गलत बता रहे हैं। सी ऑप्शन सही है। मैं जब तक आप लोगों के लिए एक बार और आप लोग देख लो, मैं तब तक आप लोगों के लिए निकाल के देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि आपके काम आएंगे। ठीक है, जिन लोगों का ये आ रहा था वो सही कर लिया अपना। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कुछ लोगों का बी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो किसी का डी नहीं आ रहा है? डी भी ले आओ, इसमें क्या दिक्कत है? डेल बी ओवर डेल क्यू डॉट अगर करोगे तो +2 टाइम्स 1 + क्यू डॉट डिवाइडेड बाई क्यू क्यूब, ये नहीं आया पहला टर्म? डी ओवर डी टी ऑफ डेल ओवर डेल क्यू डॉट 1/q² आएगा। ये किया नहीं? टू क्यू डॉट अपॉन इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा? 2 + q 2q डॉट अपॉन क्यू क्यूब, और डी ओवर डी टी इसका करूंगा तो -2 अपॉन क्यू क्यूब क्यू डॉट टोटल डेरिवेटिव। क्या बताना पड़ेगा इस चीज को? 2 अपॉन क्यू क्यूब आ जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो उतार लें। अभी भी कोई दिक्कत लग रही हो तो मुझे बता देना, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आ रहा हो या टोटल डेरिवेटिव नहीं आ रहा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये लेवल 1 का है। लैग्रेंजियन डायनेमिक्स असाइनमेंट का नाम है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल of a system described by time dependent Lagrangian. You have Lagrangian is equal to e raised to the power gamma t half mx dot square minus bx। हाँ बेटा बोलो। सर पेज नंबर बता दीजिए। नहीं बताएंगे, हमने आपको बोला ना कि दो ही जगह असाइनमेंट आपको मिलेगा, या तो लैग्रेंजियन डायनेमिक्स भाई तीसरा असाइनमेंट है 11 पेज मिलेगा लेवल 2 में। हर बार पेज नंबर बताना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, x वेरिएबल है, टाइम से मतलब नहीं, x जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो क्या होगी? x के लिए होगी, और उसके लिए क्या होगी? d ओवर dt ऑफ del l ओवर del x डॉट माइनस del l ओवर del x इज इक्वल टू 0। आप इसमें लगाएं और आंसर ढूंढें फटाफट। कौन सा आंसर आ रहा है मुझे बताएं। ऑप्शन ए सर। बिना करे मत लिखना। कर लिया सर। और लोग बताएं। अच्छा, तीसरे का भी आंसर बता दो बिना करे, क्योंकि ऊपर वाला कर ही लिया है तो नीचे वाले का भी बता दो। नीचे वाले में ऊपर वाले में फर्क क्या है? बस बी की ऑप्शन सी। हाँ, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। देख लो भाई, सबके मैच कर रहे हैं? नहीं, नो सर, फर्स्ट वाले का बी आ रहा है। पहले वाले का बी आ रहा है। मैंने दोबारा क्रॉस चेक करो कैसे बी आ रहा है। ओके सर, हो गया, ए आ रहा है माइनस माइनस प्लस। कोई अगर चाहता है कि ये मैं सोल्यूशन पूरा करूं तो बताए एक बार, मतलब कुछ ना बता, किसी को दिख नहीं रहा मैसेज, आप लोग मैसेज एक लिख के भेज सकते हो कि हाँ पूरा करके बता दो सर, तो मैं करके बता दूंगा।
कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर कोई चाहता है तो लिखे मैसेज। नो सर लिखा है लोगों ने, तो अच्छी बात है। चलो, क्योंकि आप लोग एमएससी के स्टूडेंट तो आप लोग करके देखो खुद ही, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सोल्यूशन किया हुआ आप लोग देख लें। L is given e raised to the power gamma t half m x dot square minus bx। लैग्रेंज आइलर इक्वेशन ये होगी, del L over del x dot हो जाएगा e raised to the power gamma t mx dot, del L over del x हो जाएगा minus e raised to the power gamma t del v over del x या dv over dx, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब b x का ही फंक्शन है केवल। उसके बाद डिफरेंशिएटेड डबल डिफरेंशिएट d over dt करना है इसका, तो इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। तो e raised to the power gamma t का e raised to the power gamma t into gamma mx dot और e raised to the power gamma t को छोड़ेंगे तो mx डबल डॉट पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, the kinetics of a particle governed by Lagrangian describes। आप लोग कुछ मत करो, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो बस, अभी दिमाग नहीं लगाना, ये क्वेश्चन आगे भी मैं करवाऊंगा एक दो बार। अभी फिलहाल आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। लैग्रांजियन दिया हुआ हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एक्स डॉट टी। तो लैग्रांज आइलर इक्वेशन क्या होगी बताओगे? फॉर एक्स डी ओवर डी टी ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। लगा दो वैल्यू और बताओ क्या आएगा ये सोल्यूशन का। 10x डबल डॉट इक्वल टू 0। कर लिया? यस सर। बाकी लोग क्रॉस चेक करेंगे, सही बोल रही है गलत? सही है सर। इसका मतलब क्या हुआ? mx डबल डॉट इज इक्वल टू 0 मींस f 0 और फोर्स 0 होगा तो फोर्स नहीं होगा तो उसे क्या नाम दें? फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल। तो ये सिस्टम का लैग्रांजियन को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि लैग्रांजियन देखकर लग रहा है जैसे डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहे होंगे या हार्मोनिक हो रहे होंगे, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी देखकर कोई भी डी ऑप्शन नहीं लगाएगा। अंदाजे से अगर लगाएगा तो ए बी सी में से कोई सा लगाएगा, लेकिन डी तो नहीं लगाएगा। लेकिन आंसर क्या है? डी सही। समझ गया बात को? समझ गया बात को? किसी का नहीं हुआ तो बताता रहे मुझे। अजय सुन रहे हैं? अजय शर्मा, अजय शर्मा मीटिंग में है? नहीं। आकृति, आकृति है? आकृति है तो दिख तो रही है। आस्था जैन, मेरी आवाज पहुंच रही सब तक? नहीं। यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही आवाज। तो बेटा ये आ गया आप लोगों का f इज इक्वल टू 0। यस सर। आफ्टर कैलकुलेशन यू गॉट mx डबल डॉट इज इक्वल टू 0। आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। जस्ट अ मिनट, ये देखें, ये कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है कि द लैग्रांजियन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज गिवन x डॉट y डॉट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट द एक्सप्रेशन फॉर कैनोनिकल मोमेंटा। चलिए इससे पहले कैनोनिकल मोमेंटा के बारे में बता देते हैं, फिर ये वाला सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आप लोग अपनी कॉपी में।
कैनोनिकल मोमेंट। तो देखिए कैनोनिकल इट इज डिफाइंड एज del L over del QI dot। Canonical momenta correspond to QI coordinate or generalized momenta. You can also called as generalized momenta। It is also called as generalized momenta। So generalized momenta is defined as Pi is equal to del L over del QI dot। Okay, means जो d over dt del L over del QI dot इसके जो अंदर है वही है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, देन Lagrange Euler equation become in terms of मतलब in terms of canonical momenta, in terms of Pi क्या लिखी जा सकती है, d over dt of del L over del QI dot is Pi minus del L over del QI is equal to 0. So it is Pi dot minus del L over del QI is equal to 0. It means del L over del QI is Pi dot. So in terms of generalized momenta, you can write Lagrange Euler equation like del L over del QI is equal to Pi dot. तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, जनरलाइज मोमेंटा ही लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज मोमेंटा। और पीआई डॉट क्या होता है, जनरलाइज फोर्स। सो डेल एल ओवर डेल क्यूआई जनरलाइज फोर्स भी निकाल सकते हैं, खैर वो अलग बात है, पहले इतना लिख लें। और यहां पर एक छोटी सी बात और भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, हालांकि इसको मैं बाद में भी बताऊंगा, बतौर नोट लिख लें। इफ QI is missing in Lagrangian, then del L over del QI dot QI is equal to 0 होगा। It means PI dot is equal to 0 होगा। It means PI क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन में प्रेजेंट नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा होगा, जनरलाइज्ड मोमेंटा होगा, वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। तो हम अभी यहीं पे ये चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स में अलग से टॉपिक लेके पढ़ाऊंगा जब हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन वगैरह समझा दूंगा उसके बाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट है, काफी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, अब इस क्वेश्चन को देखें। L इज इक्वल टू x dot y dot minus x square minus y square, है ना। This is Lagrangian and Cartesian coordinates. So in polar coordinates you have to write Lagrangian in terms of r and theta. So we know very well in polar coordinates x is equal to how much, R cos theta and y is equal to r sin theta. तो यहां से r डॉट अगर x डॉट निकाले तो क्या आएगा, r डॉट cos थीटा माइनस r sin थीटा थीटा डॉट, यही आएगा। एंड y डॉट आएगा r cos थीटा, r डॉट sin थीटा प्लस r cos थीटा थीटा डॉट, यही आएगा। जस्ट ये वैल्यू पुट कर दे इस लैग्रांजियन में, तो आपको लैग्रांजियन इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा मिल जाएगा। तो लैग्रांजियन क्या हो जाएगा, r डॉट cos थीटा माइनस r sin थीटा थीटा डॉट इंटू r डॉट sin थीटा प्लस r cos थीटा थीटा डॉट माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर डायरेक्ट। क्या गलत बोल रहा हूं, सही है यहाँ तक। अब डेल एल ओवर डेल हमें क्या निकालना है, पी आर इज बेसिकली डेल एल ओवर डेल आर डॉट। तो आप निकालो जो इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ, जब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन देता हूं।
हाँ बेटा बोले। सर वो क्वेश्चन दिखा दीजिए पिछला जो आप बता रहे हो। वो हो गया? हाँ सर वो हो गया, वो ऑप्शन मैच करना है। हाँ बताओ बेटा। सर आर थीटा डॉट कॉस 2 थीटा प्लस आर डॉट साइन 2 थीटा ऐसे कुछ आ रहा है। हाँ सर क्या आ रहा है आंसर? डी ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। डी। यस सर। तो ठीक है, आप लोग सही बोल रहे होंगे, इसमें कुछ एक्चुअल में कुछ है नहीं ना। आर डॉट साइन 2 थीटा प्लस आर थीटा डॉट कॉस 2 थीटा, डी ऑप्शन सही होगा। बाकी जिनका नहीं आ रहा है वो लोग अपना देखें कैसे गड़बड़ हो रही है, डिफरेंशिएशन कैसे नहीं हो पा रहा है। देखिए ये केवल आपको मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। अभी ये कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, उसके बाद मैं चालू करूंगा लैग्रेंजियन इंडिफरेंस सिस्टम्स। चलूं आगे बढ़ूं क्या बेटा, आगे बढ़े? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। The particle of mass small and moving in one dimensional is subjected to Lagrangian. Lagrangian is given half m x dot minus lambda x is equal to square. यही तो है। और इसमें लिखा हुआ है इट स्टार्ट्स एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। तो विद इनिशियल कंडीशंस गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि शुरुआत भी किया है और ओरिजिन से किया है। तो आपको इसका सोल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन में मोशन बोलते हैं d over dt of del l over del x dot minus del l over del x is equal to 0। तो कोई बताएगा del l over del x dot कितना होगा? यम x डॉट माइनस लैम्डा m x x डॉट माइनस लैम्डा और del l over del x माइनस लैम्डा यम x डॉट माइनस लैम्डा ये। यस सर। यस सर। ठीक है, ऑप्शन सी है क्या? नहीं अभी नहीं, ऑप्शन नहीं। आप इक्वेशन में मोशन पहले निकालें तो ये आ जाएगा कितना। इसको डिफरेंशिएट करें तो m तो कैंसिल हो जाएगा, x डबल डॉट माइनस माइनस लैम्डा x डॉट प्लस लैम्डा x डॉट माइनस लैम्डा स्क्वायर x, यही तो आ जाएगा। और ये बीच की टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो ये आ जाएगी x डबल डॉट माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ये यहाँ तक सब लोग पहुंच गए? यस सर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बता सकते हो डायरेक्ट आप लोग? अच्छा दो रूट्स आएंगे एक्सपोनेंशियल लिखिए। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? तो थोड़ा पीछे करेंगे। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। आप लोगों ने थोड़ी बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन तो सीखी हुई होगी, बताओ डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा? सर c1 प्लस c1 e टू द पावर लैम्डा x c1 e टू द पावर लैम्डा t प्लस c2 टू द पावर माइनस लैम्डा t। सही बताया अभी भाई। इसके रूट्स क्या है? लैम्डा और माइनस लैम्डा, है ना। d स्क्वायर माइनस लैम्डा बराबर 0, तो ये d बराबर आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा। और यू कैन राइट इट एज xt इज इक्वल टू, और भी तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, हाइपरबोलिक की टर्म्स में नहीं लिख सकते। यस सर। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग दोनों पे फोकस करेंगे ना, क्योंकि ऑप्शन में हाइपरबोलिक वाले भी हैं और एक्सपोनेंशियल वाले भी हैं। तो हो सकता है इससे सॉल्यूशन आए, हो सकता है इससे आए। चलो खैर बाउंड्री कंडीशन लगाओ, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो बताओगे यहाँ से क्या निकल के आएगा? b इक्वल टू 0 आएगा। b इज इक्वल टू 0 आएगा और t इज इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल टू 0।
A equals to 0. तो ओवरऑल सबसे सोल्यूशन क्या निकल के आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाउ मच? a sin हाइपरबोलिक लैम्डा t, यही तो आएगा। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि इट स्टार्ट एट द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। तो ये कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है ये बेटा नहीं लिखा हुआ है, तो ये बाउंड्री कंडीशन नहीं है, वरना गड़बड़ा जाएगा ये। केवल इतनी बाउंड्री कंडीशन है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वो कौन सा है? डी ऑप्शन है। एक्सपोनेंशियल वाले भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपोनेंशियल वाले में लगाओगे तो क्या आएगा? t इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू c1 प्लस c2 बराबर 0, है ना? यहां से अगर करें तो क्या आएगा आंसर? ये देखो, c1 प्लस c2 बराबर 0 आया है ना, x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 लगाने पर। और c1 प्लस c2 बराबर 0 आया, इसका मतलब c2 बराबर माइनस c1, तो xt इज इक्वल टू कितना आएगा? c1 बराबर e रेज़ टू द पावर लैम्डा t माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t। एम आई करेक्ट? और ये भी साइन हाइपरबोलिक ही है। कांस्टेंट बदल जाएगा, बस c3 या c2 लिख दो। साइन हाइपरबोलिक लैम्डा t का ही तो फार्मूला है ये। तो ओवरऑल सॉल्यूशन चाहे आप ऊपर वाले से करो या नीचे वाले से करो, आपको हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक लैम्डा t वाला ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि ये ऊपर वाले सॉल्यूशन के आंसर हो सकते हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? एक क्वेश्चन अंतिम करवाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को छोड़ दूंगा और चाह रहा हूं कि आप लोग खुद ही करके दिखा दो ये वाला। लैग्रांजियन गिवन है, बताइए एक्स टी क्या होगा? तो इस लैग्रांजियन के करस्पॉन्डिंग आप फटाफट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। बता दो जल्दी से कितनी आएगी? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ गया। यस सर, ऑप्शन ए। mx डबल डॉट प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस b बाई m। सही है? तो एक बार डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, दोबारा इंटीग्रेट करो तो यही तो आएगी। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो x नॉट इज इक्वल टू माइनस b बाई m t प्लस c1 आ जाएगा, और एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो माइनस b बाई 2m t स्क्वायर प्लस c1 t प्लस c2 आ जाएगा। क्या सही कह रहा हूं मैं ये बात? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर आपके पास लैग्रांजियन है और उसके बाद आपको कुछ मैथमेटिक्स करनी हो तो आप कर लोगे। कुल मिलाकर आज का मोटिव हमारा ये था। तो बैक स्लाइड करना। बैक स्लाइड सर, पीछे वाली सर। ये हाँ सर। पूछना है क्या? नहीं। चलो 10th नंबर स्लाइड शो कर दो। सर फर्स्ट टू लास्ट पूरी स्लाइड शो कर दीजिए। बेटा सब दिखा। सर एक डाउट ले सकता हूँ? हाँ पूछ लो बेटा, पूछ लो। सर जैसे जो आपने जो लैग्रांज ऑयलर इक्वेशन का डेरिवेशन किया था सर, उसमें XYZ जैसे आपने सर माने थे कि फोर्स लग रहा है x i कैप, सर XYZ अपने आप में भी तो सर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। नहीं मैंने बोला नहीं है ना, मैंने कहा जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो या क्यूबल क्यूब। सर फिर XYZ क्या है सर? सिंपल कोऑर्डिनेट्स। मतलब कार्टेशियन में जो XYZ लिखते हैं। हाँ कार्टेशियन भी हो सकते हैं, कोई और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, ये तो मानने का तरीका था बस। सर मतलब fx i कैप प्लस fi तो हमने मतलब स्पेसिफाई कर दिया ना कि सर कार्टेशियन है। भाई डॉट प्रोडक्ट तो आप ऐसे ही लिखोगे। अभी आप एक मिनट रुको, मैं आपको अभी समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। वो पहले स्लाइड शो दिखा दूँ। आपके पास कोई बुक हो अगर उसकी। सर 1 से स्टार्ट कर दीजिए। सर 1 2 बंटू बेटा दिखा दिए। अभी पहले ये ले लो। क्लास छोड़ सकते हैं जो लोग छोड़ना चाहें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बात अलग है। चलिए अब बताइए आप क्या कह रहे हो। 1 2 स्लाइड देखनी है, वो भी देख लो। 8 दिखा दो। 8 कौन सी? 8 8 8।
सर 17 भी। ओके सर। ठीक है, आप बताओ क्या कर रहे थे बेटा? बाकी लोग आपस में कम्युनिकेट करके अपने आप को सही कर रहे हैं। हाँ, इसमें आप कह रहे थे एक्स वाई जेड ले रहे हैं, है ना? यस सर, यस सर। तो आप ये सोचें कि एक्स वाई जेड ना होकर और क्या होंगे? आर 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 थीटा फाई हो सकता है। नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो आप यहाँ पे आर लिख दो, सुनना, आर लिख दो या थीटा लिख दो या फाई लिख दो। यहाँ आर लिख दो, यहाँ थीटा लिख दो या फाई लिख दो। उससे इस एक्सप्रेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मानते हो नहीं? अरे आप कोई और सिंबल इस्तेमाल कर लो, आर थीटा फाई एक्स वाई जेड छोड़ो ना, इसके अलावा कुछ और कर लो, R1 R2 R3 कर लो। जो आप लोग बुक्स में प्रूफ देखोगे वहाँ पे R1 R2 R3 यूज किया हुआ एंड सो ऑन फॉर एन तक। ओके ओके सर, हाँ ठीक है सर। हेलो सर, एज अ फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2, यस सर। ऐसे करते थे, याद आ रहा है कुछ? यस सर, याद आ गया, यस सर। फिर तो वही है, उसी को हल्के सिंबल में प्रूव करके दिखा दिया मैंने आपको। और मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा कई बार होगा, लेकिन कहीं ना कोई स्टेप जरूर गड़बड़ा जाती होगी उसमें। हाँ सर, उसमें R1 का सर वो RNF तक जाते थे तो बीच-बीच में गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंबॉलिकली मैंने थोड़ा सा इसको इजी कर दिया। समझ आ गया सर, थैंक यू सर। इसलिए इस तरीके से बता दिया, देखो जल्दी प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैं एमएससी में था तब मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था ये, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसी जरूर रह जाती थी जो कि मुझे याद करनी पड़ती थी। वजह उसकी यही थी कि बहुत सारे समेशंस लगे रहते थे और बहुत सारे आई और जे और के, कई सारी डमी बेसिस लगी रहती थी जो कि परेशान करती थी। लेकिन एक्चुअल में कहना यही चाह रहे हैं, घुमा फिरा, ये मेरा मतलब है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इससे बैक वाली स्लाइड पे हाँ सर वहाँ पे एक स्टेप हमने लिखा था, मतलब mx डबल डॉट का, मतलब जब सर उसको खोल के लिखा था हमने स्टार्टिंग में qi की वैल्यू। सर एक बार वो बता दो, समझ में आया। हाँ जी सर, ये रेड वाला। कौन? एक बात बताओ। यस सर। तो बेटा आवाज बंद करो। एफ डॉट डेल्टा आर अगर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, एफ एक्स आई कैप, एफ बाई जे कैप, एफ जेड के कैप। सर ये वाला नहीं है। हाँ सर जो हमने क्यू एक्स डॉट वाला लिखा था ना, जो आपने रेड से मार्क किया था, और उसको ओपन। ओके, ये वाला, ये। हाँ जी सर। इसको बेटा सॉल्व करो ना, इसको डिफरेंशिएट। सर इससे तो ये आ जाएगा सर। तो इससे आ जाएगा, तो ऐसा समझो कि इसमें प्लस एम एक्स डॉट डी ओवर डी टी ऑफ डेल एक्स ओवर डेल क्यू आई जोड़ दो और घटा दो, और इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिख दो, घटा हुआ ये लिखा हुआ। ओके सर, ओके। एक ही बात। ओके ये केवल अरेंजमेंट इसलिए किया गया है जिससे कि वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए, एक्सेलरेशन वाली टर्म ना रहे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। सर लैग्रांजियन जो है वो हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम्म, तो उसमें जो हमने जो टर्म लिया है लाइक L इज इक्वल टू, हमने जो सपोज किया T माइनस V, दैट इज T रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी एंड V रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी। तो सर एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि लैग्रांजियन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो Lagrangian is a form of energy, but there is another meaning or significance of Lagrangian. व्हाट वाज Lagrangian का एनर्जी से लेना देना नहीं है, ये बेसिकली एक्टिवनेस को बताता है प्रॉब्लम की, क्योंकि T रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी एंड V रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, यस सर, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन। यस सर। So the difference between these two represented by Lagrangian. So how much problem is निकलता है किसका? Lagrangian का। फिर एक इंटीग्रल आप लोग अभी पढ़ोगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं। यस सर। इसको क्या बोलते हैं याद है? एक्शन। एक्शन कहाँ से नाम पड़ा है? इसी एक्टिविटी के नाम से इसका नाम एक्शन पड़ा है। तो ये बेटा आएगा ना तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है और आपको पता होगा नेचर वांट्स टू मिनिमाइज दिस इंटीग्रल। यस सर। यही वेरिएशनल प्रिंसिपल का हैमिल्टन प्रिंसिपल है यही। तो नेचर जो होती है वो इस एक्शन को कम से कम रखना चाहती है, यही वेरिएशनल प्रिंसिपल या यही हैमिल्टन प्रिंसिपल है। तो ये आगे बेटा आएगा, तब हम लोग डिस्कस और अच्छे से करेंगे। तो सर मतलब ओवरऑल मतलब लैग्रांजियन जो है उसको हम एनर्जी का फॉर्म नहीं बोल सकते, बस एज अ एक्टिवनेस रिप्रेजेंट करता है ये। हाँ, एनर्जी से रिलेटेड नहीं है ये, मतलब वैसे इसकी डायमेंशन एनर्जी है, ओके। लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस एनर्जी से नहीं है। हाँ सर, वही डाउट था क्योंकि T माइनस V मतलब डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिग्निफिकेंस मैं अलग से एक्शन इंटीग्रल जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। हैमिल्टोनियन का एनर्जी से रिश्ता है, लेकिन लैग्रांजियन का सिग्निफिकेंस एनर्जी से नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर अगर पोटेंशियल एनर्जी Q डबल डॉट पे डिपेंड होगी तो जनरलाइज फोर्स कैसे आएगा सर? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी सर हमने देखा कि QI और QI डॉट पे डिपेंड होगी, तो हमने जनरलाइज फोर्स का जो एक्सप्रेशन ना इसको वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल बोलते हैं। सर अगर Q डबल डॉट पे डिपेंड हो मतलब एक्सेलरेशन पे, तो कैसे आएगा सर?
तो मोर जनरल केस हो जाएगा, उसको भी हम लोग वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं जनरलाइज पोटेंशियल बोल देंगे। सर उसके लिए जो जनरलाइज पोटेंशियल बोल देंगे। जनरलाइज फोर्स का जो डेफिनेशन मतलब जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आएगा सर? वो फिर उसके लिए पूरा वेरिएशनल प्रिंसिपल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगली टर्म आएगी माइनस d2 ओवर dt2 del v ओवर del q डबल डॉट। ओके सर। इन एक्सटेंशन फॉर्म में उस केस में भी लैग्रेंजियन की इक्वेशन सेम ही आएगी हमारी? नहीं, लैग्रेंजियन चेंज हो जाएगा और तब एक्सटेंडेड फॉर्म आएगी लैग्रेंजियन। ओके, लैग्रेंजियन आइलर इक्वेशन बदल जाएगी। ओके सर। ये सब बदल जाएगा। तो वो कहां बताऊंगा आप लोगों को? जब वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। देखो ऐसा है ना, क्योंकि ये चलता रहेगा अभी कम से कम 10 लेक्चर तक ये लैग्रेंजियन ही चलेगा। ठीक है, लैग्रेंजियन जो है 10 लेक्चर तक कम से कम चलेगा। तो उसमें पढ़ाऊंगा क्या? आपको लग रहा होगा आज खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें, वेरिएशनल प्रिंसिपल, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स, है ना, उसके बाद आप लोगों का स्मॉल ऑसिलेशंस, ये सब बिल्कुल पढ़ाया जाएगा उसमें। ओके सर। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ तक है मुझे पिछली क्लासेस का कुछ ना कुछ होगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा संतुष्टि हो जाएगी कि भाई ये चीज आगे आएगी। जस्ट अ मिनट। इसका क्वेश्चन एक नेट में भी अभी पिछली बार पूछा गया, एक्सटेंडेड वेरिएशनल प्रिंसिपल से रिलेटेड। ये है ना, एक बार रुकना बेटा, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, शेयर कर रहा हूँ स्लाइड। ये देख रहे हो आप? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, दिख रही है। ये जो एक्सटेंडेड वेरिएशनल प्रिंसिपल हो जाएगा वो इस तरीके की फॉर्म देगा ये। और आप बोल रहे हो भाई डबल डॉट मतलब क्यू डबल डॉट, अगर क्यू ट्रिपल डॉट पे भी डिपेंडेंट है क्यू, तो वो सबके लिए ये इस तरीके से टेलर सीरीज से लिखा जाएगा। ठीक है, इतना हिंट दूंगा अभी तो। ओके ओके सर। ओके, चलो बेटा, थैंक यू सर। बाय।